हेलो गाइस, मैं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसपी ऑफिशियल। अभी 14 अगस्त 2020 को यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विद्युत सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी सहायक समीक्षा अधिकारी के 16 पदों पर अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके एग्ज़ाम पेपर परीक्षा का पैटर्न क्या है, मेथड क्या है, एग्ज़ाम पेपर में क्या आएगा, मेरिट किस बेस पर लगेगी और किस कैटेगरी के कितने पद हैं। तो इस सब की जानकारी पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने टोटल 16 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जनरल के 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनका 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 पद हैं, एससी यानी अनुसूचित जाति के 6 पद हैं और एसटी का कोई पद नहीं है। कुल मिलाकर टोटल पद हैं। इसमें आप अपनी अपनी कैटेगरी में या जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये क्लियर कर दिया है कि जो पदों की जो संख्या यानी जो 16 पदों की जो संख्या है उसको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ये पूरा आयोग को इसकी परमिशन है। जो विद्युत सेवा आयोग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, इन पदों की संख्या रिक्तियों के आधार पर बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है, यानी कि ये कोई फिक्स वैकेंसी नहीं है। इसमें पद ऊपर या नीचे हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। दूसरा नंबर, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है, जो अप्लाई कर रहा है उसके पास में कोई भी एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, या तो आधार कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो या लाइसेंस कार्ड हो। आयोग ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो अगर इस पोस्टों पर उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का ही रहने वाला, जिसका यूपी का डोमिसाइल है, खाली उसको ही आरक्षण या रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता। बाकी अगर आउट स्टेट के या अदर स्टेट के इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। और जो नोटिफिकेशन पर अगर इसमें जो एप्लीकेंट है, अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, जो अप्लाई करने वाले हैं, जो 16 पोस्ट रिव्यू ऑफिसर पर यदि ज़्यादा बंदे अप्लाई करते हैं, तो आयोग ने ये क्लेरिफाई किया है इसमें नोटिफिकेशन के जरिए कि उसके बाद में जो परीक्षा कराई जाएगी, यानी जो एग्ज़ाम कराया जाएगा, वो सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वो 1 से अधिक पालियों में यानी 1 से अधिक शिफ्ट में कराया जाएगा। और जिन शिफ्टों का जो फाइनल मेरिट बनेगी, आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी रिटन की के बाद में, जो आपका रिटन, उसके बाद टाइपिंग और टाइपिंग के बाद में जो रीडिंग बेस पर आपकी फाइनल मेरिट मिलेगी, वो नॉर्मलाइजेशन मेथड के हिसाब से बनेगी। पर वो टोटली डिपेंड होगा कि उसमें जो एप्लीकेंट है उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो सीबीटी बेस्ड होगा, वरना नहीं होगा। तो अप्लाई करने के बाद में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनका वेतनमान क्या होगा, आयोग ने क्लेरिफाई किया है कि उनको जो पे मैट्रिक्स लेवल 6 होगा। अभी क्या है, जो 7th से भी सीपीसी यानी सेंट्रल पे कमीशन जब से लागू हुआ है तो पहले ग्रेड पे और बेसिक पे दोनों मिलता था। उस पे आधार पर ग्रेड पे भर्ती होते थे, ग्रेड पे 1, 2, 3 इस टाइप से। अभी क्या उन्होंने ग्रेड पे ख़त्म कर गए और उसको पूरा पे मैट्रिक्स लेवल कर दिया। ये पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, यानी कि एक सी ग्रेड जॉब में है, ग्रुप सी में। और इसका जो वेतनमान यानी जो आपका बेसिक पे होगा वो 36,800 होगा। 36,800 खाली आपका बेसिक पे होगा। उसके बाद में 36,800 के में जो अदर भत्ते होंगे, उसके अन्य भत्ते जैसे डीए हो गया, अदर अलाउंस हो गए या और चीज़ें हो गई, जो भी एप्लीकेबल होगा, जो कॉरपोरेशन लिमिट लागू में, जो कॉरपोरेशन विभाग है यानी कि यूपीपीसीएल में जो लागू है, वो सब दिए जाएंगे। अब इसके लिए आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय क्या होना चाहिए, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें क्लेरिफाई किया गया है कि जो भी भारत का नागरिक है,
जो भी भारत का नागरिक है खाली वह अप्लाई कर सकता है, या फिर जो तिब्बत का रहने वाला होगा पर 1962 से पहले भारत में आ गया हो वो अप्लाई कर सकता है, या किसी अदर देश का रहने वाला जो माइग्रेट होकर आया है पर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डोमिसाइल इशू कर रखा है, यानी उसको कोई सर्टिफिकेट इशू दिख गया गया, उसकी जो नागरिकता यहाँ की दी गई है वह अप्लाई इसमें कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें आयु क्या होनी चाहिए? तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 21 वर्ष यानी कि 21 साल होनी चाहिए, और जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। इस आयु का आंकलन कैसे होगा? जो 1/7/2020 को 1/7 यानी कि 1 जुलाई 2020 को उसकी न्यूनतम कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और 1/7/2020 को ही ज़्यादा से ज़्यादा आयु उसकी 40 वर्ष होनी चाहिए। अभी इसमें जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के बंदे हैं जैसे SC ST OBC में क्रीमी लेयर को छोड़कर उनको 5 साल का आयु में छूट दी गई है, जो आगे हम जिस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में। इसमें ये क्लेरिफाई किया गया है कि जो आयोग है यानी जो भर्ती करवा रहा है वही आपका जो चरित्र वेरिफिकेशन यानी जो करेक्टर वेरिफिकेशन वो आपको रिक्रूट होने से यानी अपॉइंटमेंट लेटर देने से वो पहले करवा लेगा। और इसके लिए आपको जब आप अप्लाई करते हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन द्वारा गजेटेड ऑफिसर द्वारा बनाए हुए करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें ये मेंशन करना होगा। उसमें ये मेंशन किया होना चाहिए कि इसके खिलाफ कोई प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित नहीं है, इसका चरित्र उत्तम है। ये किसी विश्वविद्यालय या जो गवर्नमेंट या गजेटेड ऑफिसर द्वारा इशू किया जा सकता है। इसमें ऐसा होता है कुछ संस्थानों में ये अपने अपने अलग का है, जैसे अभी मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो अगर हमारे यहाँ कोई भी रिक्रूटमेंट होती है तो जैसे जो हमारे यहाँ भर्ती हो जाता है, भर्ती होने के बाद भी हम उसका करेक्टर वेरिफिकेशन कराते हैं, और ड्यूरिंग जो रिक्रूटमेंट है, ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस उस टाइम जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है उस टाइम भी उसका भर्ती करेक्टर वेरिफिकेशन होता है। इन दोनों में अंतर है। और उसमें यह भी क्लेरिफाई किया गया कि यदि उसका नौकरी भी लग जाती है और उसके बाद अगर कोई उसके चरित्र में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जाती है तो उसका जो ये है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको निरंतर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ प्रमाण पत्र पर किया गया आयोग ने कि जो अभ्यर्थी जिनका जो है नियुक्ति होने वाली है यानी जिनका प्रोसेस होगा, ड्यूरिंग प्रोसेस जब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है जो आपके ज़िले का CMO या जो भी आपके नज़दीक उप CMO होगा, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होगा, उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए, उसके साइन होनी चाहिए, वो आपको वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके सामने। तो इसमें वैवाहिक स्थिति यानी मार्टियल स्टेटस, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, अथवा ऐसे महिला अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक पुरुष हों। इसमें ये क्लेरिफाई किया गया है कि जिसकी भी एक से अधिक जिसने विवाह कर रखे यानी जिसकी 1-2 पत्नी है या जिसके 2 पति हैं वो जो है एलिजिबल नहीं होंगे। दे आर नॉट एलिजिबल हु हैव 2 मैरिड स्पाउस, हु हैव 2 स्पाउस इन रियल लाइफ, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे और उनको ड्यूरिंग प्रोसेस में ही उनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। आगे इसमें क्लेरिफाई किया गया है कि यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई उसको अगर किसी डिपार्टमेंट ने डिसमिस कर दिया गया है, उसको डिसमिस कर दिया गया है या वो किसी अनसूटेबिलिटी बेस पर, डिसिप्लिन बेसिस हो, अनसूटेबल हो, मेडिकल ग्राउंड या किसी पर, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि इसमें अप्लाई करने की क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं आपकी। तो आपके पास किसी मान्यता पर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी जो भी है आपकी हो या देश में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास स्नातक हो, BA BSc या जो भी आपने कर रखा है, डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री तथा इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग
यानी कि हिंदी टंकड़, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होना अनिवार्य है। आपको हिंदी कंप्यूटर पे हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने फ़ॉन्ट भी डिक्लेयर किया। आप क्रूटी 010 हो या क्रूटी 016 में टाइपिंग कर सकते हैं। ये दो आपकी जो एलिजिबिलिटी है, ये पूर्ण जो करेगा वही अप्लाई इसमें कर सकता है। अब इसमें के जो आपका प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो क्या है? इसमें क्या है, सबसे पहले आपकी जो लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद जो होगा वो टंकड़ परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में अभी जैसे मैंने बताया कि लिखित परीक्षा यदि आपके ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो वो आपकी CBT बेस्ड होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। का प्रश्न पत्र 2 भागों में, प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। प्रथम भाग में, इस भाग में NILT के O लेवल स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे, वह प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि जो लिखित परीक्षा होगी वो 2 भाग में होगी। प्रथम परीक्षा में जो है एक 50 प्रश्न होंगे जो O लेवल कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसके लिए 50 प्रश्न होंगे और 50 ही अंक होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा। यदि इसमें कोई ऋणात्मक अंक आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए 1/4 यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, कटौती की जाएगी, 1/4 अंक होगी। इसमें इन्होंने एक क्लोज और मेंशन किया है कि इस परीक्षा में कम से कम 50 में से 20 नंबर लाना अनिवार्य है। यानी जो 50 क्वेश्चन का ये कंप्यूटर पेपर होगा उसमें से कम 20 नंबर लाना अनिवार्य है। जो 20 नंबर लाएंगे वही पास माने जाएंगे, अन्यथा उसको जो 20 क्वेश्चन ठीक नहीं करेगा या 20 मार्क्स नहीं लाएगा जो उसको फेल कर दिया जाएगा, यानी रद्द कर दिया जाएगा उसकी कैंडिडेचर। जो ये कंप्यूटर का पेपर होगा इसके जो अंक हैं वो जो फाइनल मेरिट होगी उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। अब बात करते हैं इसके द्वितीय भाग की, यानी जो परीक्षा के 2 भाग थे। प्रथम भाग जिसमें कंप्यूटर के 50 प्रश्न थे जो प्रत्येक 1 अंक का था और उसके 50 अंकों का पेपर था, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। और उसमें यह भी दिया गया था कि जो उसमें 50 में से 20 नंबर लाना अनिवार्य है। जो 20 नंबर नहीं लाएगा वो फेल कर दिया जाएगा, यानी उसको द्वितीय भाग में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। द्वितीय भाग में इसमें जो है आपका 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही अंक के होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। अब सिलेबस देख लेते हैं इसका। सिलेबस में तुम्हारे सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न होंगे और 20 ही अधिकतम अंक होंगे, यानी 20 ही अंकों का होगा। तार्किक ज्ञान यानी कि जो रीजनिंग है हमारी वो 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही अंक के होंगे। सामान्य हिंदी जो इंटरमीडिएट लेवल की है उसके 70 क्वेश्चन होंगे और 70 ही अंक के होंगे। सामान्य अंग्रेजी जो 70 क्वेश्चन होंगे और 70 ही अंक के होंगे। इसके बाद इसमें ये क्लेरिफाई किया गया कि जो द्वितीय भाग होगा हमारा, उसमें जो भी कैंडिडेट यानी कि पास होंगे, जिनको मेरिट में क्वालिफाई किया जाएगा, उनको हिंदी टाइपिंग के लिए वो हिंदी टाइपिंग में बैठेंगे। और ये इसमें किया गया है कि जैसे जो हिंदी टाइपिंग में जितने बंदे बैठ रहे हैं वो परीक्षा के 3 गुने होंगे। यानी कि जैसे ये 16 असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों पर भर्ती है तो कम से कम 48 और इसके ज़्यादा भी बंदे बैठाए जा सकते हैं, 48 से कम नहीं बैठाए जाएंगे। ये 5 मिनट की टाइपिंग होगी। 5 मिनट की टाइपिंग होगी जिसमें आपको न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट वहाँ छापने हैं। फ़ॉन्ट इसका क्रूतिदेव 010 या 16 फ़ॉन्ट में ली जाएगी। इसमें एक और क्लेरिफाई किया गया कि जो आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, खाली इसको क्वालिफाई करना है। जो अभ्यर्थी इसको क्वालिफाई कर दिए जाते हैं उनकी फाइनल मेरिट उनके रिटिन बेस पर बनेगी। यानी जो सेकंड भाग में, द्वितीय भाग में जो आपने 200 अंकों के पेपर में जितने भी अंक प्राप्त किए गए हैं उस बेस पर आपकी जो मेरिट बनेगी। आपको टाइपिंग में कोई अंक नहीं दिए जाए, टाइपिंग केवल पासिंग मार्क्स है, मतलब आपको खाली पास करना है, उसमें आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ये भी बताया गया है कि यदि जो फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट में यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी अगर एक समान अंक ले आते हैं तो उनका जो फाइनल मेरिट बननी है, फाइनल मेरिट जो उनकी उम्र के आधार पर बनेगी। यानी कि अगर मान लो कोई 90 और 91 के 2 स्टूडेंट हैं, अगर वो एक ही साथ 150 अंक ले आते हैं, यानी 150 दोनों के अंक आ जाते हैं, तो उनका जो सिलेक्शन होगा
जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो जो ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा ना, और जो उसके बाद वाला यानी जो 91 का है उसको बाद में, यानी कि जिसकी उम्र ज़्यादा उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। आपको इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए किन किन प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, ये गवर्नमेंट ने यहाँ शो किया है कि अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 31/3/20 के बाद का निर्गत होना चाहिए। यानी कि जो ओबीसी के कैंडिडेट है, जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है उनका वो 31/3 मार्च के 20 का इशू होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS का जो प्रमाण पत्र है वो 31/3/2017 के बाद का होना चाहिए। उन्हें छोड़कर जितने भी जिसको भी जाति प्रमाण पत्र या डोमिसाइल वगैरह प्रोड्यूस करना है तो अपना स्वयं सत्यापन यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट चेकिंग ले जाने ज़रूरी हैं, जो आपको वहाँ जमा करवाई जाएगी आपके प्रूफ के रूप में कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस एड्रेस से बिलोंग करते हैं। क्या इसमें यह भी क्लैरिफाई किया गया कि अगर आप किसी तरह की गलत सूचना देते हैं या किसी तरह का मतलब मिसलीडिंग करने की कोशिश करते हैं डिपार्टमेंट को, तो आयोग को ये अधिकार है ये कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, आपका जो कैंडिडेचर है उसको वो कैंसिल कर देगा और इसमें आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और जो आपने एक बार ऑनलाइन के समय जो आपने डाटा सबमिट कर दिया है, जब आप ऑनलाइन करते हैं और जो अपना डेट ऑफ बर्थ डाटा मतलब डेट ऑफ बर्थ, जाति प्रमाण पत्र या जो भी वो मांग रहा है वो जो सबमिट किया गया है, यदि आप उसमें बाद में कोई चेंज होता है तो वो बदला नहीं जाएगा, उसको आयोग कैंसिल करेगा। ये बात करते हैं इसमें छूट, यानी जो आयु में आपका रिलैक्सेशन है वो किस किस को दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट हो। यानी कि SC ST और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, जो उस तय सीमा से यानी जो उनका एक मापदंड जो क्लियर किया गया है, एक तय किया गया है, उससे जो उसके अंतर्गत आते हैं, मापदंड के अंतर्गत है, उनको आयु में 5 साल की छूट दी जाएगी। जैसा कि उसमें पीछे बताया था मैंने कि इसकी जो आयु सीमा है, आयु 21 से 40 वर्ष है। अब इसमें SC ST और OBC को, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है, उनको 5 वर्ष की और छूट मिल जाती है। आरक्षण के बारे में इसमें बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं रिजर्वेशन उनको ही दिया जाएगा, और जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो रूल्स हैं उसके आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। जो इस संबंध में नवीनतम शासनादेश जारी किया गया है। उसके बाद इसमें फीस, ये क्लोज भी इसमें डाला गया है कि संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु इसमें कोई पद उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक या विकलांग है या संग्राम सेनानी आश्रित, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति प्रमाण मतलब NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि कोई कर्मचारी या यदि कोई अभ्यर्थी अभी सरकारी जॉब में काम कर रहा है, यानी सरकारी नौकरी पर काम कर रहा है और वो इसमें अप्लाई करना चाहता है, और उसको उसके कंसर्न डिपार्टमेंट से NOC लेना ज़रूरी है। NOC मतलब एक तरह का ये प्रमाण पत्र है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें जैसे मान लो मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो मुझे मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब HOD द्वारा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी होगा मेरा, उससे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसमें ये मेंशन होगा कि इस डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं है कि ये बंदा आपके यहाँ परीक्षा में बैठ सकता है। और ये जो NOC सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाएगा, ये उस टाइम दिखाना ज़रूरी है जब भर्ती प्रोसेस होगा। उसके बाद में इसमें फ़ीस की बात कर लेते हैं, किसका कितना शुल्क होगा। तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये पे होगा, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल, नॉन क्रीमी लेयर, EWS है, उनके लिए 1000 रुपये प्रति आवेदन होगा। आवेदन शुल्क आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं ड्यूरिंग जब आप अप्लाई करेंगे उसमें फॉर्म। इसमें यह भी दिया गया है कि जो आपने आवेदन के समय जो आपकी की धनराशि जमा हुई है, यानी जो आयोग ने आपसे धनराशि ली है, जो आपका भर्ती चार्ज लिया, आवेदन चार्ज लिया है, वो आपका यदि किसी स्टेज पर भर्ती कैंसिल हो जाती है, जो आपका चार्ज है वो वापस नहीं किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें? कॉरपोरेट की वेबसाइट www.upPCL को खोलें एवं टैप अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट इस एडवर्टाइजमेंट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वरना मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। www.sarkariresult.com पर जाकर आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ एक ये sarkariresult.com एक सीधा और सिंपल प्लेटफॉर्म है, उसे आप ओपन करिएगा और सीधा उसमें नीचे अभी मैं आपको बताऊंगा जब इसका जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक हो जाएगा जो 9/9/19 से इसमें दिखाया जा रहा है, तो मैं इस पर एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा जिसके ज़रिए आप उसको देखकर अप्लाई कैसे अप्लाई करना है इसमें वो कर सकते हैं। इसमें ये और दिया गया है कि अप्लाई के समय जो आपका जो पर्सनल नंबर है, यानी जो मोबाइल नंबर जो आपका रेगुलर यूज़ करते हो और ईमेल आईडी यूज़ करते हो, उसको ही डालें ताकि इस संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन यदि गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है तो उसके बारे में आप अपडेट रहें। और ऐसा ही करना चाहिए। अधिकतर देखा है कि कुछ अभ्यर्थी उसमें किसी का नंबर डाल देते हैं, कुछ किसी का डाल देते हैं, तो उससे क्या है जो उसकी वैकेंसी की अपडेट है, डिटेल है, वो नहीं मिल पाती है। क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसकी वो आप नहीं प्राप्त करते हो, इसलिए अपना पर्सनल नंबर और ईमेल आईडी डालें। जब भी प्रवेश पत्र इसमें डाले जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। आप उसको ऑनलाइन sarkariresult.com के या UPPCL की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आ जाएगा अपना, आपको कोई भी जो भी एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, वो आपके घर पर नहीं भेजा जाएगा, खाली आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो अपने रिपोर्टिंग टाइम में बैठ के रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसमें दिया गया है कि अनिवार्य अर्हता संबंधी सभी मूल प्रमाण पत्रों को अभिलेखों की जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी जब आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम जो आपके कैटेगरी के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स लागू हैं, एप्लीकेबल है, उन सब की जांच की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी प्रासंगिक आर्थों संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां तथा एक स्वयं सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अभिलेखों की जाँच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो सब जो भी जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो एप्लीकेबल हैं उसमें जो लगने हैं उनकी एक कॉपी होगी जो सेल्फ अटेस्टेड आपको वहाँ जमा करानी होगी। और अगर आप ऐसा करने में अक्षम पाए जाते हैं, इनएप्लीकेबल होते हैं, तो आपकी जो कैंडिडेचर उसको रद्द कर दिया जाएगा तथा आपका जो भर्ती प्रोसेस है वहीं बंद कर दिया जाएगा। अभिलेखों की जो जांच होगी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स या जो आपने उसमें प्रविष्टि अंकित की है, जो उसकी जांच होगी उस टाइम में यदि उसमें कुछ गलत पाया जाता है, जो आपने मतलब ऑनलाइन के समय जो डिटेल्स दी है, यदि उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको उस भर्ती से निकाल दिया जाएगा। अगर इस भर्ती के संबंध में आपको किसी भी तरह की क्वेरी है या कुछ है तो ये जो हेल्प डेस्क पे जो इनकी आयोग की जो ईमेल आईडी दी गई है, आप इस पर डायरेक्ट मैसेज करके पत्राचार कर सकते हैं। अब इसमें दिया है कि जो भी आपका जो भर्ती रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा आपका, यानी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पारदर्शिता, यानी कि किसी तरह की धांधलेबाजी ना हो, कहीं कुछ ना हो, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए इन्होंने कुछ सुझाव दिए। ऑनलाइन परीक्षा की समाप्ति के पश्चात प्रश्न पत्र का सही हल परीक्षा की समाप्ति के यथासंभव 2 दिन के अंदर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन जो बुकलेट होगी जो उसका सोल्यूशन जो होगा वो 2 दिन के अंदर जो है उनकी आयोग की जो वेबसाइट होगी या www.sarkariresult.com पर जो अपलोड कर दिया जाएगा, उस लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो अपने जो प्रश्न है उसको चेक कर सकते हैं। यदि इसमें आपको लगता है कि उसमें कोई क्वेश्चन गलत है, आपका ठीक था और आयोग ने जो है उसको मतलब गलत कर दिया गया है, तो आप उसमें आपत्ति भी डाल सकते हैं, ऑब्जेक्शन डाल देते हैं। वो आपको 3 दिन के अंदर डालना होता है। यानी जब ये जो नोटिफिकेशन इसका इशू किया जाएगा, जब रिजल्ट डाला जाएगा उसका, तो उसके 3 दिन तक आप आपत्ति उसमें दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आप UPPCL की जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होगी या जहां से आप उसका रिजल्ट डाउनलोड करेंगे उसमें ऑप्शन दिया गया होगा, कोई तो ऑप्शन दिया गया होगा जिसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट तिथियों के बारे में। जैसे इसमें
दिया गया है कि जिसकी ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां है, मतलब जो इसका ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपको 9/9/2020 से 19/9/2020 तक के बीच में कराना पड़ेगा। यानी कि जो आवेदन ऑनलाइन जो शुरू होगा इनकी वेबसाइट पर वो 9 सितंबर 2020 से और 29 सितंबर 2020 तक रहेगा। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चालान जमा करने की तिथि है वो 9/9/2020 से 1/10/2020 तक रहेगा। जो इनका एग्ज़ाम होगा, जो ऑनलाइन CBT परीक्षा की संभावित अवधि है वो अक्टूबर 2020 के चतुर्थ सप्ताह, यानी कि जो अक्टूबर का लास्ट वीक होगा, अक्टूबर महीने का, अक्टूबर 2020 के जो लास्ट वीक होगा उसमें एक्सपेक्टेड डेट है रिटर्न की। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा। इसमें बताया गया कि यदि कैंडिडेट उसमें ज़्यादा हो जाते हैं तो आयोग ने जैसा पहले क्लेरिफाई किया गया थी, इसका क्या होगा, CBT टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड में आपके 2 टेस्ट होंगे, एक जो 2 पार्ट्स में होंगे। जो प्रथम पार्ट है वो आपका जो कंप्यूटर का था जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही मार्क्स का होगा, उसमें 20 नंबर लाने आपको अनिवार्य है, पर उसके नंबर कहीं जोड़े नहीं जाएंगे। जो सेकंड भाग है जो 200 नंबर का होगा आपका और 200 ही मार्क का होगा, उस बेस पर जो आपकी मेरिट बनेगी। इसमें जो आपका टाइपिंग खाली पास करना है, टाइपिंग में कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा और ना ही उसके नंबर कहीं जुड़ेंगे। और जो फाइनल जो मेरिट बनेगी, जिन्होंने टाइपिंग पास करी, सारे जो टेस्ट है वो पास कर लिए, तो उनका फाइनल मेरिट जो बनेगी, यानी कि जो उनका फाइनल मेरिट आएगी जिसके आधार पर उनका सिलेक्शन माना जाएगा, वो नॉर्मलाइजेशन के बेस्ड पर बनेगी। नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन जैसा कि आजकल भर्तियों में चल रहा है, जिसमें भर्तियों में क्या है, अभी नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन है जैसे कई शिफ्टों में कोई परीक्षा होती है, कई शिफ्टों में परीक्षा हुई तो उसमें क्या होता है, जो पहली शिफ्ट में यानी प्रथम दिन परीक्षा होगी उसका थोड़ा जो पेपर का होगा, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा नॉर्मल मिलता है, और जैसे धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो वो पेपर का क्या स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करते रहते हैं, उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन डालते रहते हैं, क्योंकि उससे अपडेट होता रहता है, जो अभ्यर्थी होंगे वो अपडेट होते रहते हैं और इस हिसाब से वो पेपर थोड़ा टफ किया जाता है। तो उसमें सब में इक्वलिटी रखने के लिए, उसको बराबर करने के लिए जो एक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम चलाया है, जैसे इसमें दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन जो है किस बेस पर होगा। जैसे ये दिया गया है XN, मतलब XN है कोई कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन कैसे लिया जाएगा, तो S2 यानी इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक जो उसका अंतर है ऑफ द शिफ्ट, जो उस शिफ्ट का मानक अंतर है विद द हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज, जो सबसे ज़्यादा नंबर गए हैं उस शिफ्ट के सबसे ज़्यादा नंबर का जो मानक अंतर है। और S1 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर S2 हो गया इसका, जो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द करस्पॉन्डेंसी शिफ्ट, यानी जिस शिफ्ट से वो निकाला जाएगा, जो सबसे, एक तो S2 हो गया जो सबसे ज़्यादा जिसका हाईएस्ट एवरेज होगा उस शिफ्ट से, और जिस शिफ्ट का लड़का यानी कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, उस शिफ्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अंतर वो, यानी S1 X राय स्कोर ऑफ कैंडिडेट, राय स्कोर मतलब जो पंक्ति का क्या स्कोर है उस कैंडिडेट का। उसके बाद आता है XAV सिंपल एवरेज ऑफ द कैंडिडेट शिफ्ट, यानी जो कैंडिडेट की शिफ्ट है उसका सिंपल एवरेज क्या है। और YAB एवरेज करस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज, ठीक, जो एवरेज करस्पॉन्डिंग यानी जो एवरेज निकलेगा सारी शिफ्टों का विद द हाईएस्ट एवरेज, इन सब को मिला के जो एक ये सूत्र दिया गया है उसके आधार पर जितना नंबर बैठेगा उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने जो फर्स्ट शिफ्ट में हो गया उसने 85 पाए, और जो 2-4 शिफ्ट बाद हो गया उसने 65 और दोनों का सिलेक्शन हो गया। तो उसमें क्या होता है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन उसी बेस को देखते हुए यानी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए कि जो बाद वाली शिफ्ट है उसमें थोड़ा हार्ड शिफ्ट आ गई है, इस हिसाब को देखते हुए उसका होता है। तो इसमें ये ना सोचें कि मैं बाद में शिफ्ट में कर रहा हूँ, मेरे कम नंबर है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वो नॉर्मलाइजेशन के बेस पे उसी हिसाब से अगर शिफ्ट में तुम्हारा हार्ड क्वेश्चन है तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में उस अभ्यर्थी को ज़्यादा अंक दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, और जब भी इसका जो अप्लाई लिंक
जब भी इसका अप्लाई लिंक चालू होगा मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें डाल दूंगा, जिसको देखते हुए आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।